नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर्स स्कूल में एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आज मुख्यमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत करीब 11:30 बजे स्कूल फंक्शन में पहुंचे, जहां पर छात्र छात्राओं और अतिथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंचासीन क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह सीमा, उषा चौधरी, बीजेपी नेता दीपक बाली, पूर्व सांसद केसी सिंह, बाबा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी हैं, उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वे कल के भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए कि वो मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई भी करें। सभी का जो मंतव्य है आया है उस पर शासन पर काम चल रहा है। काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल पट्टी पर नजर है क्या? सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का रविवार को 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी ने बेहद तरीके से मनाने का फैसला किया है। सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंप दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में रहेंगे, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माना गांव में ही मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि पीएम के मन की बात को 23 करोड़ देशवासी नियमित रूप से सुनते हैं, जबकि इस कार्यक्रम को 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। मन की बात को सुनेंगे माननीय सांसद। ये ठीक है कि मन की बात का कार्य पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा और समाज के हर वर्ग इससे जुड़ा है। अभी उत्तराखंड की दृष्टि में कहूं, कल जो 100वां एपिसोड है उसके कार्यक्रम हमने जो निर्धारित किए हैं, इसमें माननीय सांसद अजय भट्ट जी काशीपुर में रहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सांसद अजय टमटा जी बुनकर परिवारों के साथ अल्मोड़ा में मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी कोटद्वार के अंदर पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल रविवार को 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी आधिकारिक लोग पीएम की मन की बात सुन सकें, इसके लिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मन की बात से देश और राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जोशीमठ आपदा जैसे तमाम मुद्दों पर भी अपने मन की बात करेंगे? प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बोलते हैं, कभी जनता की बात भी करें। बीजेपी का कल्चर है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। मेरा तो केवल ये कहना है कि ठीक है, 1.25 दिन मनाए, आपके कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, लेकिन इससे राज्य को और देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे मोदी जी? अंकिता मर्डर केस में वीआईपी के बारे में क्या कहेंगे मोदी जी? भर्ती घोटाले में एस राजू ने जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया कि सफेद पोस्ट मुझे जांच नहीं करने दे रहे हैं, और जो हाकम सिंह और इनके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगलौर का संरक्षक है, उसका नाम लेंगे क्या मोदी जी? लाठीचार्ज किसके आदेश पे हो आज तक पता नहीं चल पाया, क्या इस बात पर जिक्र करेंगे मोदी जी? इनकी सरकार में पटवारी पेपर लीक हो गया, इस पर बात करेंगे क्या मोदी जी? जोशीमठ टूट गया, बर्बाद हो गया,
80 करोड़ से ज्यादा हिंदू का आस्था का केंद्र जोशीमठ, इस पर बोलेंगे क्या मोदी जी? अगर मोदी जी इन सब बातों पे बोलते हैं, गरीबों के, बेरोजगारों के लिए बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और देश को मजबूत करने की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, तब तो समझ में आता है किसी के लाभ की है। नहीं तो मन की बात खट्टी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे प्रदेश में जोर तैयारी कर रही है, तो वहीं पार्टी उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट आज पत्रकारों से रूबरू हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो इस सर्वे से भी साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम देश के 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं और 100वां एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीजें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें प्रसारण को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को 100वें प्रसारण को सुनने का आह्वान किया। मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से देश के साथ ही विदेशों में भी व्यापक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने समसामयिक विषयों पर चर्चा कर रहे मुद्दों को उठाया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने और कुछ अलग करने वालों की अपने कार्यक्रम में बात कर उनकी सराहना भी की। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के बहुत सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवार बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ आवासीय नक्शा पास करने के लिए 15 दिन और व्यवसायिक नक्शा पास करने के लिए अधिकतम 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करने के लिए भी कह दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि नक्शा पास कराने के दौरान कागजात में किसी भी प्रकार की कमी के लिए केवल एक बार ही ऑब्जर्वेशन लगाया जाए। और समीक्षा किया है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यवसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे।
गृह क्लेश के चलते देहरादून की एक युवती ने ऋषिकेश के आस्था पथ से गंगा में छलांग लगा दी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद एम्स पुलिस चौकी के सिपाही संदीप राठी और ब्रजेश ने स्थानीय नागरिक के सहयोग से युवती को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। परिजनों से फोन पर बात करने के बाद युवती को उसके मौसा के हवाले भी कर दिया गया। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को स्थानीय नागरिक ने सूचना दी कि बैराज पुल के निकट आस्था पथ से एक युवती गंगा में कूद गई है। सूचना मिलते ही एम्स पुलिस चौकी तत्काल आस्था पथ पर पहुंची युवती को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद युवती को पुलिस एम्स चौकी ले पहुंची। जहां पूछताछ में युवती ने बताया कि वह गृह कलेश से बेहद परेशान होकर देहरादून से ऋषिकेश पहुंची, जिसके बाद उसने आस्था पथ से गंगा में कूदकर अपनी जान देने का फैसला लिया। लक्सर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान लक्सर विधायक उमेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उनकी तरफ से लक्सर विधानसभा में एक दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। उस कैंप में पूर्व विधायक चैंपियन पहुंचे और कैंप का झूठा श्रेय लेने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय वे कैंप में मौजूद नहीं थे। उमेश कुमार ने पूर्व विधायक पर बोलते हुए कहा कि इनके द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा गया है कि वे आगे से क्षेत्र में हूटर नहीं बजाएंगे। उसके बाद भी पूर्व विधायक की तरफ से हूटर बजाया गया। उमेश कुमार ने आगे कहा कि उनसे पहले भी किसी ने क्षेत्र में अस्पताल बनाने की सोची भी नहीं और उन्होंने क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल स्वीकृत करा दिया। सब कुछ रिकॉर्ड पर है, हमारा जीवन खुली किताब है, सबको सब पता है। कोई मानसिक रूप से कुंठित होकर अगर आपसे आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने लगे तो उसका जवाब कब तक दिया जाएगा। लेकिन इसका जवाब इसलिए दिया जाना जरूरी था क्योंकि इस बात को लेकर विवाद हो गया था, वरना आप ही पत्रकार साथियों को लगता कि उमेश कुमार ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कैंप का आयोजन प्रणव सिंह ने कराया होता। वो कहते हैं कि आप खानपुर में खादर के लिए किसी ने अस्पताल लाने की सोची थी, 50 बेड का अस्पताल स्वीकृत करा के लाया। क्या सोच सकता था कोई? क्या कोई सोच सकता था कि लक्सर पुल और बहादुरपुर फाटक के कारण जो जिंदगी नरक है खादर वालों की। हल्द्वानी में मोहानी दाना पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने चेकिंग के दौरान 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसए पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर विजय नेगी अल्मोड़ा के चौकुटिया का रहने वाला है, जो लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था। इसे आज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब स्मैक के बड़े सप्लायरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही इस साल अब तक पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 672 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। इसमें विजय सिंह नेगी है, ये बेसिकली चौकुटिया अल्मोड़ा का रहने वाला है और यहाँ एनटी रोड पर रहता है। कल बेल बसानी के पास जो है मुखानी पुलिस तफीज पे गई थी, वहाँ उनको एसओजी की टीम मिली और वापसी में इनको एक जो है आपका स्मैक पिया हुआ व्यक्ति मिला। इसकी जब चेकिंग की गई तो इससे 102 ग्राम आपका बरामद हुई है और जो मुखानी पुलिस और एसओजी द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। उधम सिंह नगर जिले की किच्चा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें कि करीब 1 सप्ताह पहले किच्चा मुख्य बाजार में अज्ञात चोरों ने एक दुकान पर धावा बोलकर करीब 1 लाख कीमत के लोहे के स्क्रैप चोरी कर लिए थे। दुकान मालिक ने चोरों के खिलाफ किच्चा पुलिस को शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान 2 आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कुछ स्टील का स्क्रैप जो है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है,
तो ये चोरी हो गया था। ये स्थानीय व्यापारी हैं और इनके जो द्वारा घटना पंजीकृत कराई गई थी, इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तो इन्होंने मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर करते हुए और सीसीटीवी फुटेज देखते हुए बड़ी मेहनत से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में जो घटना में माल जो है चोरी गया था वो 100% उसकी बरामदगी कर ली गई है। पौड़ी जिले के रिखड़ीखाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है। रिखड़ीखाल में बाघ अब मवेशियों को मारकर किस तरह से अपने शिकार को अपने साथ घसीटकर जंगल की ओर ले जा रहा है और ये पूरा मामला वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। बाघ की सक्रियता से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इस पर हरक सिंह ने कहा कि लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और भाजपा सरकार आखिर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जबकि राज्य और केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, तो क्यों बाघ प्रभावित क्षेत्रों में कोई ठोस एक्शन नहीं लिए जा रहे, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। वही मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकीर्ति गुस्साई ने कहा कि लैंसडाउन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि बाघ की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अनुकीर्ति ने कहा कि लैंसडाउन विधानसभा को कभी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधीन होने का फायदा मिला ही नहीं, न ही लैंसडाउन के विधायक ने कभी इस ओर ध्यान दिया। ऐसे में यहां की जनता सिर्फ बाघ की सक्रियता का खामियाजा ही भुगत रही है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता ध्यानी ने कहा कि बाघ की दहशत से आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। लोगों में इसी बात को लेकर आक्रोश है कि सारा नुकसान कॉर्बेट से लगे हुए लोगों को होता है, विशेषकर गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल के लोगों को होता है, लेकिन उसका जो फायदा है वो पौड़ी जिले को और कॉर्बेट का जो फायदा है, चाहे रोजगार संबंधित हो, व्यवसाय संबंधित हो, वो फायदा गढ़वाल को नहीं मिल पाता, पौड़ी जिले के लोगों को नहीं मिल पाता है। इससे भी लोगों में काफी आक्रोश है कि लगातार, और मैंने इसलिए जो पाखरो टाइगर सफारी थी उसको बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी ये था कि जो इस तरह बाघ शिकार करने योग्य नहीं रह जाते हैं। रिखड़ीखाल प्रखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे क्षेत्र में बाघों तथा गुलदारों की बहुत ऐसे जनजागृति त्रस्त है, जिससे जीवन शैली प्रभावित हो रही है। बाघों का पार्क क्षेत्र से गांव की ओर आना घातक है। मैं पार्क प्रशासन, वन्य प्रशासन से आग्रह करूंगी कि सभी बाघों को ट्रैंकुलाइज करके उन्हें यथास्थान छोड़ा जाए और सभी पैदल मार्गों का झाड़ी कटान करके और वहां पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाए और क्षेत्र में गश्त बढ़ाया जाए। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां भी लगा होगा, जिन भी क्षेत्रों से लगा होगा, डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं लैंसडाउन को देखती हूँ, मैं लैंसडाउन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहूँ तो मैंने जब ये घटना हुई तो उसके बाद हमारे जो बहुत सम्मानित आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, वन मंत्री समय प्रदेश में है, और उनके द्वारा भी वहां पर मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है सर्च टीम वहां पर भेज दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक राजनीतिक के अलावा एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। उनके द्वारा कई कृतियां लिखी गई हैं, जिनको लेकर प्रसिद्ध साहित्यकार योगेंद्रनाथ शर्मा जी ने एक प्रस्ताव के जरिए हिमालय विरासत द्वारा पिछले वर्ष से रविवार स्तरीय पुस्तक वार्ता जो निशंक की रचना का संसार नाम से ऑनलाइन वेबिनार प्रत्येक रविवार को शाम 4 से 5 तक आयोजित किया जाता है। इस वार्ता के 50 साल पूरे होने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर जब इस वार्ता की 75 संख्या पूरी हुई तो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको सम्मानित कर उनका नाम दर्ज किया। 30 अप्रैल को यह वेबिनार अपने 108 श्रृंखला पूर्ण करने जा रहा है, जो 1 मई और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में किया जाना है, जहां देश विदेश से कई साहित्यकार इसमें शिरकत करेंगे और उत्तराखंड के राज्यपाल इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड की हमारी 100 वार्ताएं पूरी हो गई हैं। 30 अप्रैल उस दिन हम 108वीं वार्ता अपनी पूरी करेंगे और 108वीं वार्ता पूरी होने के बाद
हमारी वार्ताओं की ये माला हो जाएगी, जिसे हम पवित्र सरस्वती की आराधना की माला कहकर सम्मानित कर रहे हैं। इस वार्ता में फिर से हमारे साथ महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी हमारे साथ परम सानिध्य में आशीर्वचन देने के लिए होंगे। जौनसार बावर के इष्ट देव छत्रधारी चालदा महाराज अपने 2 वर्षों के प्रवास के लिए समाल्टा से दस्यू गांव के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके लिए श्रद्धालुओं में जहां भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि महाराज दस्यू गांव में बने नवनिर्मित मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही महाराज यहां भी 2 साल प्रवास करेंगे। इसके बाद अन्य जगह के लिए चालदा महाराज का प्रस्थान होगा। दस्यू पहुंचने से पूर्व चालदा महाराज का रात्रि विश्राम नैराया गांव में होगा, जहां श्रद्धालु महाराज के दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकेंगे। 1 मई को चालदा महाराज प्रवास के लिए दस्यू पहुंचेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 40,000 श्रद्धालु शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रीय जनता के साथ ही श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। बराटखाई होते हुए विकासनगर देहरादून के लिए जाएंगे और कल के लिए जो चक्राता से जाने वाले वाहन जो देहरादून या विकासनगर को जाएंगे, वो चक्राता से ही बराटखाई वाले रूट पे डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और देहरादून या विकासनगर से चक्राता को जाने वाले वाहन कालसी में काली माता मंदिर के पास से ही डाइवर्ट होकर के बराटखाई होते हुए चक्राता को जाएंगे। नमस्कार। छत्रधारी श्री चालदा महाशु महाराज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को ग्राम समाल्टा से ग्राम दसऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। छत्रधारी श्री चालदा महाशु महाराज ग्राम समाल्टा से पैदल चलकर सैया होते हुए ग्राम नराया में रात्रि विश्राम करेंगे। दिनांक 30 अप्रैल 2023 को स्थानीय लोगों द्वारा श्री चालदा महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी। दिनांक 1 मई 2023 को श्री चालदा महाराज जी ग्राम नाराया खत बमठाड़ से ग्राम दसऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ग्राम दसऊ में श्री चालदा महाशु महाराज जी का प्रवास। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।